हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीपीएससी पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अपने उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और ये सीरीज बीपीएससी द्वारा आयोजित जो 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं। और हमें जितने लोग हम तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट या भाई बहनों जो हैं कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कम से कम 20 साल के आपको पढ़ के ही जाना है। पढ़ के ही नहीं जाना है, पूरे बाकायदे उसको तैयार करके जाना है, क्योंकि कम से कम 20% क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। और उससे रिलेटेड हमें ये भी ट्रेंड पता चलता है कि हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो इसमें क्या है कि जब संसद में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, वो चाहे लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता हो या राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी संसद के किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। और जब दोनों सदनों से विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी द्वारा परमिशन देने के बाद, यानी उनके साइन के बनने के बाद ही संसद जो है विधेयक का रूप लेता है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो ये तो पहला स्टेज है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो हमारा ये जो है सेकेंड सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों सदनों के पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदन के बाद ही कंप्लीट होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे। तो जब 2022 में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उसमें निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे जो क्वेश्चन है इसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य थे और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य थे और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य थे। इसमें जो है विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य थे जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, हमें ये बताना है। तो ये जो है 12वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष जो भी कहें प्रधानमंत्री होता है। इस समिति के जो रणनीतिक हितों के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय से सलाह देने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण जो है संसद करती है। हालांकि इसका निर्धारण संसद करती है कि कितनी संख्या होगी, लेकिन जो वहाँ के जो जज यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो कोलेजियम प्रणाली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो
जो महान्यायवादी होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भारतीय संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो संसद में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। संसद में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन संसद में वोट नहीं कर सकते। तो महान्यायवादी, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख किया गया है। ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं और इनकी जो नियुक्ति की योग्यता होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने की योग्यता होती है, वही योग्यता महान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 57। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। गैर सदस्य के रूप में, तभी हमने बताया कि संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन उसमें कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो कौन है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार जो है कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन या संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हमारा जो न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ये अगर हम आपसे पूछें कि न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है, तो ये जो है USA यानी संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन नंबर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्य सभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य ये भी शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो कंप्लीट है। ये सब में अलग अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें जो यूटी हैं यानी कि जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ के भी जो सांसद है वो भी निर्वाचित होते हैं, जैसे कि पुडुचेरी और दिल्ली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा और संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। तो ये हमारा चारों ऑप्शन गलत है, हमने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब किसी विधेयक के लिए अगर दोनों संसद में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद में मतभेद की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में संयुक्त सत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इस स्थिति में जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो सदन की अध्यक्षता करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ये जो है अनुच्छेद 118(4) के अनुसार ऐसा किया जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था? तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये जो है भाग 9 में और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और ये किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन से ये हुआ था। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे पहले जहाँ पे पंचायती राज की शुरुआत हुई तो वो है राजस्थान। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित की है? तो वो राजनीतिक संस्था में कौन सा आरक्षित की है? पंचायती राज, राज्य विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जो है
पंचायती राज्य जो है आरक्षण महिलाओं के लिए स्थान रखा गया है, आरक्षित किया गया है। अब जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा या फिर जो भी चुनाव होंगे उसमें जो है 33% महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दिया गया है। तो जो इसमें अभी हाल ही में पिछली सरकार ने यानी कि वर्तमान सरकार ही थी उन्हें ऐसा बिल पारित किया है, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो वो जिससे कि मान लीजिए कहीं पे चुनाव हुआ हो और वहाँ के जो सांसद या विधायक जी थे वो किसी कारणवश त्यागपत्र दे दी हों या किसी वक्त स्थान रिक्त हो गया हो या उनकी मृत्यु की स्थिति में जो फिर से चुनाव होता है उस स्थिति को उपचुनाव कहा जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो बी, ऑप्शन नंबर बी, उपचुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 65, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 है, जो 33 जो होते हैं न्यायाधीश हैं और प्लस 1 जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों को समग्र विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड मित्र और किसी एक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल को एक सपोर्ट मिल सके। आप सभी के लिए हमने एक प्रयास किया है और ये प्रयास जारी रहे, हमें कुछ मोटिवेशन मिलता रहे, इसके लिए आप सब अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन करता है? तो पंचायत का चुनाव जो होता है वो राज्य सरकार का विषय है, तो ये जो है राज्य सरकार का निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली की सूची में है। तो हमने अभी बताया पंचायती राज जो है राज्य सूची में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अभी हमने बताया राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो जो एमपी की सीट है वो अगर सदन से 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है, जिसमें उनकी जो छुट्टियां होती हैं संसद की और वो सब इसमें नहीं गिना जाता है, तो 60 दिन यानी कि करीब 2 महीने अगर सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है निरस्त की जा सकती है। ठीक है, आइए जो है अनुच्छेद 190(4) के तहत ऐसा राज्य विधानमंडल में और 101 अनुच्छेद के तहत संसद में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये गलत है हमारा। 275 सदस्य, जिसमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट में गलत है। 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा जो ये अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, और नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य ये गलत है।
और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है 68 बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 2 वर्ष में 1 बार समाप्त होती है, स्टेटमेंट हमारा गलत है। और प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाती है, तो ये भी गलत है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाती है, तो ये भी हमारा गलत है। समाप्त होने का विषय नहीं है, ये हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा कभी विघटन नहीं होगा, अर्थात वो एक स्थायी सदन है और इसमें 2/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद निवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है राज्यसभा का सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल पूरा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो वो जो है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है यानी सभापति कौन होते हैं? वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो सभा का सभापति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी हमने बताया उपराष्ट्रपति। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो सामान्यतः तो 3 सत्र होते हैं। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र जो है सत्रावसान या विघटन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने का शक्ति दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर न हो। तो इस प्रकार कम से कम साल में 2 सत्र तो बुलाए जाने चाहिए, लेकिन परंपरा अनुसार जो है सत्र में 3 सत्र को बुलाने की परंपरा है, जिसमें पहला जो है बजट सत्र होता है जो कि फरवरी से मई तक चलती है, और उसके बाद मानसून सत्र होता है जो जुलाई अगस्त के बीच में होती है, और लास्ट में जो तीसरा सत्र है वो है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर दिसंबर में बुलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो अभी हमने बताया 6 महीने। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 सत्र तो बुलाए जाने चाहिए, लेकिन जो है 3 सत्र समानतः बुलाया जाता है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा आपको ध्यान देना है कि मिनिमम 2 सत्र तो बुलाने ही हैं, लेकिन परंपरा अनुसार 3 सत्र को बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया था? तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है। तो धन संपत्ति के मामले में राज्य सभा शक्तिहीन है, तो ये हमारा जो है सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लोकसभा से जब धन विधेयक कोई पारित हो जाता है तो राज्यसभा में उसकी कोई महत्ता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से अगर वो बिल विधेयक पारित नहीं भी होता है तो भी वो पारित मान लिया जाता है, लेकिन राज्यसभा में बिल को भेजा जाता है और 14 दिन का समय दिया जाता है इसे पारित करने के लिए। ठीक है। अगर 14 दिन के भीतर वो विधेयक पारित नहीं करते हैं तो भी विधेयक को पारित मान लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये हमारा जो है गलत है। धन विधेयक की शुरुआत जो है लोकसभा से होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होगा। तो हमने बताया ये हमारा स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये हमारा जो है सही स्टेटमेंट है।
तो वो पारित कर सकती है और किसी सिफारिश को के साथ लोकसभा को लौटा भी सकती है, लेकिन ये लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए इसमें हम कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अवधि के पारित करना होगा। ठीक है, साथ ही राज्यसभा सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये अनुच्छेद 109, ये जो अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि यूपीएससी का जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिजल्ट अभी आ चुका है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिले इसके लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर इसमें वीडियो में अगर कुछ कमी लग रही हो या कुछ एडवांस करना है इसमें, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, अपनी राय ज़रूर रखिए। आपका स्वागत है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो कहाँ पेश किया जा सकता है? तो अभी हमने बताया लोकसभा में। ठीक है, तो हमारा जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु और बजट के लिए। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन 2016 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक जो है पारित होने से पहले ही उपयोगी हो सकता हो, तो अनुच्छेद 116 ए के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि को मंजूरी दे सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 116 में जो है ये व्यवस्था की गई है कि आकस्मिक परिस्थिति में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो तो युद्ध के समय तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। ठीक है, जिसे वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको प्रस्तुत करती है, और लोक इस समिति यानी कि लोक लेखा समिति में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, और कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो है लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये भी हमें ध्यान देना है, पूछा है कौन सा सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है। और सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है, इसमें अपील की जा सकती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है, तो ये हमारा सही है। तो जो इसमें स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है यानी सी दिया हुआ है कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
85। सर्वोच्च न्यायालय एक है संघीय न्यायालय, ठीक है। मानव अधिकारों का संरक्षण है, ये भी सही है। संविधान का अंतिम विवेचन हमारा, ये भी स्टेटमेंट सही है। और सिविल न्यायालय, ठीक है। तो हमारा जो इसमें कई स्टेटमेंट हमारे सही हैं, कई स्टेटमेंट है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मानव का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। यह मानवाधिकारों का संरक्षण भी करता है, संविधान का अंतिम विवेचना भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 86, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का जैसे कि केंद्र सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये जो है हमारे संविधान के 154 आर्टिकल नंबर 154 में ऐसा बताया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग जो है स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल भी अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों और स्वयं के अनुसार करते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति करता है। मतलब कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना जो त्याग पत्र का संबोधन जो है राष्ट्रपति को देता है, लेकिन सर्वोच्च उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और जो उनकी आयु है वो 62 वर्ष होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जो त्याग पत्र जो है उसका संबोधन तो राष्ट्रपति को करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। इसमें हमारे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन जो है घुमा कर पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चलित न्यायालय इसका मोबाइल कोड, इस भारत में चलित न्यायालय क्या है? तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें जो है राष्ट्रपति 352 यानी 352 से 360 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, और 356 जो है राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। और राष्ट्रपति जो है आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न हुए संकट के कारण इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो किस कारणों से? हथियारबंद विद्रोह के कारण कर सकता है, ये बताया हमने, बाह्य आक्रमण के कारण, अयुद्ध की स्थिति में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो ये जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 से ऐसा किया गया था। और ये जो है पहली बार ऐसा कब हुआ, जब 18 वर्ष की उम्र में जो वयस्क हुए वो पहली बार जो वोट किए थे वो 1989 में 9वीं लोकसभा का आम चुनाव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये हमने अभी बताया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो
समय काल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके अनुसार तो 18 है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 92वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार वर्तमान में 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में विद्यमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1997 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, जो कि 1957 में इसका गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष कौन था? तो वो था बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन और बड़े देशों का आदर्श। तो हमारा इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं, छोटे देशों के लिए आदर्श केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए होते हैं, न कि बड़े देशों के लिए। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर जो है हम ख़त्म करते हैं। हमने अभी तक कुल 98 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और पूरे ही विधिवत तरीके से और पूरी जानकारी के साथ हमने पूरे इस लेक्चर को ख़त्म किया है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें और लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहें और कमेंट भी करें जो आपको इस वीडियो में लगे कि कुछ अपनी राय देना चाहिए या कुछ कमियां हैं या जो इसमें सुधार किया जा सकता है, हम वो करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।